जय हिंद साथियों, द सक्सेस डिज़ायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी पॉलिटी स्पेशल 2000 प्लस एमसीक्यू की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी उसके अब अगले पार्ट को लेकर आए हैं। और हमारा टारगेट वही था कि कम पढ़ेंगे लेकिन बेहतर पढ़ने का प्रयास करेंगे। और पर डे हमने जो डिसाइड किया था कि जब भी सीरीज आएगी उसके बाद 25 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 25 जो क्वेश्चन होंगे वो डीपली होंगे, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब अगर हम बात करें, आज की जो टेस्ट सीरीज है वो बेस्ड है भारत के राष्ट्रपति पर। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है माननीय श्री रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। और जब उनका कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त हो जाएगा तो नए राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो चर्चा में रहेंगे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि वो चीज़ जब करंट अफेयर में आएगी तो आप ढूंढोगे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो हम कम से कम राष्ट्रपति से संबंधित 100 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आज जो है हम वो केवल 25 क्वेश्चन करेंगे और उस 25 क्वेश्चन में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है इस प्रकार। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन है आपके अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के सम्राट से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, जापान के राष्ट्रपति से। आपके पास 10 से 15 सेकंड है और इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम इसको समझाएंगे कि ऐसा क्यों है। तो अगर आप सभी ने इसका जवाब दिया है और जिन किन्हीं भी बच्चों ने इसका जवाब दिया है बी, वो बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों कि हम भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से क्यों करते हैं? अगर आप सभी जानते होंगे कि हमने जो है किस प्रणाली को अपनाया है, संसदीय प्रणाली को। हमने किसको अपनाया है? संसदीय प्रणाली को। और ये जो संसदीय प्रणाली है हमने अमेरिका की ना अपनाकर कहाँ की अपनाई है बेटा? ब्रिटेन की। तो हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया। और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की यदि हम बात करें, संसदीय प्रणाली क्या होती वो भी बताएंगे। अगर हम ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की बात करें तो वहाँ पर एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि जिसको बोलते हैं उच्च सदन। दूसरा होता है आपका हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि निम्न सदन। और तीसरे आपके होते हैं सम्राट, यानी कि रानी या राजा। ठीक है। और सेम यही जो प्रोसीजर है, सेम इसी प्रकार का जो तंत्र है वो हमने भारत में अपनाया। भारत में हाउस ऑफ लॉर्ड HOL के स्थान पर हमने क्या लिया? राज्यसभा को। HOC के स्थान पर हमने किसको लिया? लोकसभा को। और सम्राट के स्थान पर हमारे देश में क्या है? राष्ट्रपति। कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है वो भी 2 सदनों पर आधारित है और भारत की भी कितने पर आधारित है? 2 सदनों पर आधारित है। दूसरा फर्क समझिएगा कि जिस प्रकार ब्रिटेन की जो रानी है ना तो HOL की सदस्य होती है ना ही HOC की सदस्य, उसी प्रकार राष्ट्रपति भी ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है ना ही लोकसभा का सदस्य होता है। इसलिए इसकी तुलना करना उचित है। अगली बात, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है लेकिन सदस्य नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो कानून है वो कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। हर एक कानून पर साइन किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। किसी अध्यादेश को जारी करना तो वो अध्यादेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा। और यही चीज़ कहाँ पर चलती है? रानी। आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, और उसमें आपको पता है जो महारानी थी अमरेंद्र बाहुबली की माता जी शिवगामिनी देवी, उन्होंने क्या कहा था कि मेरा वचन ही है मेरा शासन। फर्क यही है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित है, ब्रिटेन का अलिखित है।
रानी का जब मूड बन जाए तब वो कोई से भी कानून लागू कर सकती है। यानी कानून बनाने का अधिकार ब्रिटेन की रानी को या सम्राट को, राजा को है। वही यही प्रक्रिया, कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है भारत में, लेकिन उन पर साइन करने का अधिकार, कि कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति क्या करता है, अपने साइन करता है। अन्यथा कोई भी बिल, कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। इसलिए फर्क करना जरूरी है। तीसरा फर्क समझो कि जिस प्रकार ब्रिटेन की जो रानी है वो नाम मात्र की है, ठीक है, आसन पर बैठना ही उनका काम है, उसी प्रकार राष्ट्रपति भी नाम मात्र का प्रमुख है, क्योंकि वास्तविक सत्ता किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। इसलिए इसकी क्या करना तुलना किससे करना अनिवार्य है, ब्रिटेन से। अगला फर्क समझिए, भारत की जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, इसी प्रकार सम्राट या रानी को भी जनता नहीं चुनती है, इसलिए फर्क करना अनिवार्य है। जबकि अमेरिका में जनता चुनती है, इसलिए हम फर्क नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आंसर इसका बी क्यों लिया गया है, तुलना हमने स्पष्ट रूप से देख ली। अगली चीज जो बेटा डिपेंड करता है संसदीय प्रणाली, कि संसदीय प्रणाली क्या है। तो हम संसदीय प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे कि संसदीय प्रणाली होती क्या। एक तो हमने बता ही दिया है कि संसदीय प्रणाली में एक नाममात्र का प्रमुख होता है और एक वास्तविक प्रमुख होता है। तो नाममात्र का जो प्रमुख है वो कौन है बेटा, राष्ट्रपति। वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री। आप सभी जानते हो कि अगर हम 75 की बात कर ले, आर्टिकल 75 की, तो वहां पर एक मंत्री परिषद होती है और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन किसके कहने पर करता है, प्रधानमंत्री के। काम राष्ट्रपति कर रहा है, किसके नाम पर, राष्ट्रपति, लेकिन असल में इसके पीछे हाथ किसका है, प्रधानमंत्री का। यानी कि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है और नाम मात्र की जो शक्ति वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। दूसरा संसदीय प्रणाली का मतलब समझिएगा बच्चों, आपने दो शब्द का प्रयोग किया होगा या दो चीज समझी होगी। संसदीय प्रणाली का जो एक स्पष्ट अंतर होता है, तीन चीज लिखूंगा, तीनों डेफिनेशन, कि मंत्री परिषद, संसदीय प्रणाली का क्वेश्चन ध्यान रखना आता है, ठीक है। मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, या तो ये होगा ऑप्शन में। दूसरा क्या देगा कि मंत्री परिषद संसद में भी, बेटा याद रखना है, केवल और केवल किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। या तो पूछेगा कि भारत की संसदीय प्रणाली का अर्थ है मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही रहेगा। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। एक आंसर और बन सकता है, क्योंकि मंत्री परिषद जो है वो भाग होती है किसका, कार्यपालिका का। किसका पार्ट है, कार्यपालिका का। और जबकि जो लोकसभा भाग है किसका, विधायिका का। विधायिका का मतलब जो कानून का निर्माण करती है, और कार्यपालिका मतलब जो कानून को लागू करती है, उनका क्रियान्वयन करती है। तो भाई हमारे देश में कानून कौन बनाता है, संसद। और संसद में अगर लोकसभा की बात हो रही है, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों होंगी, तो यानी कि लोकसभा किसका भाग है, विधायिका का। और आप जब पढ़ोगे आर्टिकल 72 से लेकर 78 भारत की कार्यपालिका की जानकारी मिलती है, और उसी कार्यपालिका का भाग है आपकी मंत्री परिषद। यानी कि कार्यपालिका उत्तरदायी है किसकी, विधायिका के। 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बस बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आपने यदि 75 पढ़ा होगा तो केवल इतना ही लिखा गया है वहां पर कि मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। लेकिन यदि एग्जामिनर इसको और क्वेश्चन को हार्ड कर सकता है तो भाई संसद भी दे सकता है, और संसद भी ना देना चाहे तो कार्यपालिका और विधायिका दे। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है उत्तरदायी का मतलब क्या है, अगर हम और डिटेल में जाना चाहे, उत्तरदायी 2 प्रकार के होते हैं, एक सामूहिक उत्तरदायित्व और एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। लेकिन यहाँ पर हम इसको नहीं समझा रहे। फिलहाल उत्तरदायित्व का मतलब ये समझिएगा कि यदि मंत्री परिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो तो उस पर चलाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, और यदि अविश्वास प्रस्ताव हो जाए पारित
तो संसद क्या हो जाएगी, यानी कि वर्तमान की जो सरकार है उसको क्या देना होगा, इस्तीफ़ा देना होगा। और ऐसी ही प्रक्रिया आप सभी जानते हो, हमारे पड़ोसी मुल्क जिनके प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन पर क्या लाया गया था अभी हाल ही में, अविश्वास प्रस्ताव। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, डिटेल में पढ़ लिया है कि आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो बेटा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। आंसर दीजिएगा, जो कोई भी आंसर देना चाहे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और अगला दिया है संसद। वही कम से कम 5 से 10 मिनट में लगेंगे, 5 से 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को हल करने में। आंसर बताइएगा इसका क्या है। तो जिस किसी ने भी इसका आंसर ए दिया है वो बिल्कुल सही है। अगर हम संविधान के एक अनुच्छेद की बात करें और जिस अनुच्छेद का नाम क्या है 53 और अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। प्रमुख कौन होगा बच्चों, राष्ट्रपति होगा। तो बेटा इसी क्वेश्चन के आगे लिख लेना कि किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 53 में, कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, तथा संघ की जो समस्त शक्तियां हैं, यानी कि संघ की जो भी शक्तियां हैं, संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। तो दोनों क्वेश्चन पूछता बेटा वो एग्जाम में अलग अलग, कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। संघ की समस्त संघ की जो समस्त शक्तियां हैं या कार्यकारी शक्तियां हैं वो किस में निहित है, राष्ट्रपति में। दोनों क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बस आपको एक नई चीज़ जोड़नी है कि ये बात किस में कही गई है, अनुच्छेद 53 में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इतना हो जाए तो हम आगे बढ़े, अगर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक का आंसर बी रहा और एक का आंसर ए रहा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, वही क्वेश्चन जो अभी हमने समझा दिया है, तो इसको हम दोबारा नहीं लिख पाएंगे बेटा। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो ये तो आपको पता चल चुका है किसमें निहित है, तो इस क्वेश्चन को तो करवाना ही बेकार है इसका, क्योंकि आंसर क्या हो चुका है बेटा अब डी। डी क्यों है, अभी आर्टिकल 53 हमने पढ़ा है, तो इसलिए इसको ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन बेटा समझ के जवाब देना आपका कर्तव्य होगा। और आज क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता, बेटा जो कीवर्ड है एग्जाम में, कीवर्ड ही ध्यान रखते हैं हम, ठीक है। और कीवर्ड क्या है, नहीं है। आवश्यक योग्यता है नहीं पूछ रहा है, जो नहीं है उसका जवाब देना है। आपके सामने लिखे हुए हैं और आप इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी दीजिएगा, 5 से 10 सेकंड है। तो जिस किसी भी बच्चे ने इसका आंसर डी दिया है उसका आंसर सही है। ऐसा क्यों, अभी हम समझते हैं, ठीक है। योग्यता में क्या है, वे भारत का नागरिक हो।
भाई किसी भी अगर आपको पद पर बैठना है पहली बार, तो चाहे प्रधानमंत्री बनना हो, मुख्यमंत्री बनना हो, सांसद बनना हो, विधायक बनना हो, सबके लिए एक योग्यता का होना बहुत ही ज़रूरी है कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरा क्या है, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। सही बात है भाई, कम से कम 35 वर्ष तो होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा होगी तो भी कम, 35 से कम की आयु का नहीं हो। तो दूसरी शर्त भी क्या है बेटा कि उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 तो होनी चाहिए कि उसकी आयु वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। तीसरा क्या हो, उसमें लोकसभा का सदस्य, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, कि वे सभी योग्यताएं इस व्यक्ति में शामिल हो, इस राष्ट्रपति में शामिल जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। तो ये भी बात भी सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा गया है, अगर हम राष्ट्रपति के पद की शर्तों की बात कर ले, शायद ये आपका 59 में दिया हुआ है या 60 में, सॉरी हाँ 59 या 60 में शर्त दी गई है। शर्त क्या है? शर्त यही है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का या फिर विधानसभा का कोई विधायक या संसद का कोई सांसद राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त हो जाता है, तो जिस तिथि से वे राष्ट्रपति का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसके सांसद या विधायक की जो योग्यता है या विधायक का जो पद है क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि संसद के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति नहीं बन सकते। और आप एक चीज़ और जानते होंगे कि अगर आपने 79 पढ़ा है तो 79 में यही कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, और जब संसद का भाग नहीं है तो संसद का सदस्य भी नहीं हो सकता। तो यही योग्यता नहीं है, बाकी सारी योग्यताएं क्या है, विद्यमान है। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यताएं जैसे हम बात कर लें, भाई लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु, लेकिन 25 वर्ष यहाँ काम नहीं करें क्योंकि यहाँ न्यूनतम कितनी मांगी गई है, 35 वर्ष। आगे की चीज़ समझते हैं इसमें और क्या है। आगे समझिएगा बेटा कि वो दिवालिया ना हो, वो पगलेट ना हो यानी कि पागल ना हो, ठीक है, वो लाभ के पद पर ना हो, वो अपराधी ना हो। ये सारी जो शर्तें हैं वह भी किस में शामिल हो जाएगी, राष्ट्रपति के लिए। लेकिन वो आवश्यक नहीं है, एग्ज़ाम में सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा तो बेहतर बात है। और भी योग्यता है वो आप सभी जानते हो, भाई किसी कंगाल को या किसी फ्रॉडिया को हम राष्ट्रपति नहीं बना सकते। अगर कोई भी पागल है उसको राष्ट्रपति नहीं बना सकते, अपराधी व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बना सकते, और जो लाभ के पद पर वो भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर 4 का डी आप सभी को समझ में आया होगा। तो बेटा अगला क्वेश्चन अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो समझिए बेटा। एक कंडीशन ये दी हुई है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और ऐसी घटना मात्र एक बार हुई है, तो इसलिए जो घटना एक बार होती है ना उसको हम याद रखते हैं। तो इसका आंसर आप दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा। तो हमको पता है इसमें टाइम लगने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिएगा आप। तो जिस किसी ने भी इसका आंसर दिया है सी, जिस किसी ने भी इसका आंसर दिया है सी, वो बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? आप सभी जानते होंगे कि भारत के एक राष्ट्रपति हुए हैं जाकिर हुसैन। क्या नाम है बेटा? जाकिर हुसैन। ठीक है, क्या नाम है बेटा उनका? जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन अपने पद पर रहते हुए ही इनकी क्या हो गया, देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। और आप सभी जानते हो जब भी, अभी हम समझाएंगे, ठीक है, ऐसा क्यों है। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, और जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई तो आपने एक चीज़ पढ़ी है कि संविधान का एक अनुच्छेद है क्या, 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और होगा वर्ड के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ उस शब्द का नाम है सेल। इस सेल शब्द के बहुत ही मान्य हैं। क्या मान्य है इसके? होगा का मतलब है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होगा।
ये सेल शब्द का प्रयोग है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। और यदि ऐसा है, कहने का मतलब राष्ट्रपति के पद को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों, ऐसा ये, ऐसा कैसे, ये सारी चीज़ें अभी समझने के लिए नहीं हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। 52 में कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो शब्द कौन सा है? सेल शब्द है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, पद कभी भी रिक्त नहीं होगा। और इसलिए संविधान में एक प्रावधान किया गया है कि जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो राष्ट्रपति के स्थान पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। और उस समय जो उपराष्ट्रपति थे आपके, वो कौन थे बेटा? वी गिरी। ये क्या थे बेटा? आपके उपराष्ट्रपति। लेकिन बेटा समस्या क्या हुई कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति तो बन जाएगा, लेकिन भाई राष्ट्रपति के चुनाव भी होने हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तो ना तो भाई अब राष्ट्रपति, ना ही अब उपराष्ट्रपति, तो पद रिक्त रखना, नहीं तो बिठाए किससे? क्योंकि वी गिरी ने इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया। अब जब वी गिरी नहीं रहे तो संविधान में एक और प्रावधान है कि जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ऐसी कंडीशन एक बार हुई है, और ऐसी परिस्थिति में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह को भारत का क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया। भारत के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया किस न्यायाधीश ने? हिदायतुल्लाह ने। ऐसा तो भी पहली बार हुआ है। अब कंडीशन समझिए, मान लो बेटा ये भी ना हो, भाई हो सकता है कोई समस्या हो जाए, मृत्यु इनकी भी हो जाए, छुट्टी पे गए हों ये भी, तब बेटा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, और जब ये भी ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये परिस्थिति याद रखनी है, ऐसा एक बार हुआ है, और इसी में किसको बनाया गया? हिदायतुल्लाह को। क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन समझिए बेटा, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ दिलाता है? तो ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है बेटा, इसका जवाब दीजिएगा जरा। हम 5 मिनट पानी पी ले, इतने जवाब दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? अभी तक जिन किसी के भी क्वेश्चन ठीक हैं 5, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिएगा और एक दिन भविष्य में आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में सफल होंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, क्योंकि कभी कभी आपसे अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे इतना हो गया हो तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आपसे इतना हो गया हो तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बेटा इसका आंसर क्या दिया है? जिस किसी ने भी ये दिया है बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अब समझिएगा बेटा, इन शपथ के बारे में पहले तो मैं बता देता हूँ। हमारा एक लेक्चर पढ़ा है यूट्यूब पर, ठीक है, उसको देखिएगा। और उस लेक्चर का जो नाम है, लेक्चर का नाम है भारत की अनुसूचियाँ। क्या नाम है बेटा? भारत की अनुसूचियाँ। तो लेक्चर का नाम तो यही है कि भारत की अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ लेना है। उसी में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में समझाई है कि कौन पद की शपथ लेता है, कौन गोपनीयता की शपथ लेता है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है, ठीक है। अब समझिएगा असल में इस क्वेश्चन से संबंधित हम क्या समझने चाह रहे हैं कि संविधान का एक अनुच्छेद है 60, और 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ तथा प्रतिज्ञान जो दिलाएंगे वो कौन दिलाएंगे?
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना हो तब इनको शपथ दिलाते हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम या ज्येष्ठतम न्यायाधीश जो भी होंगे वो दिला देंगे। लेकिन बेटा ये किसकी शपथ लेते हैं? आपकी पद की शपथ लेते हैं। कौन सी शपथ लेते हैं ये इस लेक्चर में लिखा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। आराम से देखिएगा और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर होगी, ठीक है। तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं, आगे का क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो जिस किसी के 6 क्वेश्चन ठीक है तो बेहतर है। अगला, तो ये तो हो गया बेटा। तो ये तो हो ही गया बेटा, इसका तो आंसर पता ही है आपका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। करवा दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जितने क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उतने बना भी देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? और ये अभी बताया है, तो ये भी सर क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन हो गए। तो बेटा ये नहीं है कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं, समझाने का मतलब यही है, डिटेल में समझाते हैं। लेकिन अब देखो डिटेल में समझा, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप हो गए, इसको समझाने की फिर ज़रूरत नहीं है। इसलिए कभी कभी वन लाइनर पढ़ने से हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डीपली पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि डीपली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। अगर आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो हमेशा थोड़ा सा डीपली पढ़ा कीजिएगा। वन लाइनर से आपका भला नहीं होगा। अगर वन लाइनर पढ़ना है तो लूसेंट जैसी बुकें हैं, ठीक है, वो आपको सक्सेस दिला सकती है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें समझिए। अगर आप कोचिंग जा रहे हों तो वन लाइनर पढ़कर आपका फ़ायदा नहीं है, उसको डीपली समझिएगा तभी आपका फ़ायदा है। आगे देखिएगा बेटा कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? और ये क्वेश्चन भी आपको अभी करवाया है, जाकिर हुसैन वाला याद होगा। तो बेटा इसका आंसर भी क्या हो चुका है? डी। इसका आंसर भी क्या हुआ है? डी। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके करता है या संबोधित कर देता है? तो इसके बारे में आप बताइएगा जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम इसका आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति। और संविधान के अनुच्छेद 56 में ही लिखा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र से हस्ताक्षर सहित उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, ऐसे त्याग पत्र की जानकारी उपराष्ट्रपति बेटा किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी, लेकिन त्यागपत्र किसको दिया जाएगा? उपराष्ट्रपति को। इस शर्त जो है ये कहाँ पर लिखी गई? अनुच्छेद 56 में। तो ये सारी चीज़ें लिख लिया कीजिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें यही वन लाइनर होती हैं। 56 में ही हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल की जानकारी मिलती। कितने वर्ष है बेटा? 5 वर्ष। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? अभी क्वेश्चन करवाया बेटा, अभी समझाया ना इसको, तो ये क्वेश्चन हो चुका होगा आपका। इसका आंसर क्या हो गया? लोकसभा अध्यक्ष को। तो क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं इन क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हट जाए, अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? अधिकतम कितने समय तक? कम से कम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम समय अवधि हमें बतानी है। तो आप सभी जानते होंगे बेटा कि जब भी राष्ट्रपति पदयुक्त हो जाए, मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, सेवानिवृत्त नहीं हुआ है, कंडीशन अलग है, ठीक है। तो बेटा अनुच्छेद आपका है 62
और इसमें कहा गया है कि यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो 6 माह के भीतर, कितने, 6 माह के भीतर क्या हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी समय अवधि के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, 6 माह की अवधि के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह। लेकिन समझिए एक चीज ये भी लिखा गया है कि जब भी राष्ट्रपति पदयुक्त होगा या सेवानिवृत्त होगा, समझिए जब भी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होगा तो कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। कि मान के चलो कि मान लो कि रामनाथ कोविंद जी का जो कार्यकाल है वो जुलाई 2022 में हो रहा है, तो चुनाव जुलाई 2022 से पहले ही हो जाना चाहिए, इसके बाद नहीं हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर पदयुक्त मृत्यु हो जाए तो 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए भाई। लेकिन एक कंडीशन समझो कि जैसे जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति वो 6 माह तक के लिए विविग्री बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने, नए चुनाव हुए। अब इसके बाद कंडीशन समझिएगा बेटा क्या है कि जब मृत्यु के पश्चात जाकिर हुसैन के बाद जो भी नए राष्ट्रपति बने होंगे तो वो शेष अवधि के लिए बनेंगे या पूर्ण 5 वर्ष के लिए बनेंगे। तो याद रखना ऐसी परिस्थिति में जो कोई भी नया राष्ट्रपति बनकर आएगा वो संपूर्ण 5 वर्ष के लिए बनेगा, ना कि शेष अवधि के लिए, क्योंकि आप जानते हो प्रधान शेष अवधि के लिए बनाया जाता है, अगले 5 वर्ष के लिए नहीं बनाया जाता। तो यहाँ तक आपको सारे डाउट क्लियर होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, बेहतर लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा पर लोगों तक पहुँचाएं, बस इतना आपको काम करना है। सब्सक्राइब करना या नहीं करना वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगला कि राष्ट्रपति, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अब ये बताना है कि क्या भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन तो हो सकता है, होता है, ये तो लिखा गया है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात लिखी गई है ये आपको बतानी है। तो बेटा ये इजी क्वेश्चन, इसको मैं नहीं बता सकता ज़्यादा। आर्टिकल 57। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, अमेरिका का जो राष्ट्रपति वो केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है। और ये किस में लिखा गया, 57। तो भारत के मात्र प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कितनी बार बने हैं, 2 बार। इसके अलावा कोई भी नहीं बना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेटा कितनी बार बने हैं, 2 बार बने हैं, और कोई भी नहीं बना है। बेटा बने पहली बार कब थे, 1950 में। फिर उसके बाद बेटा 1952 से लेकर 1962 तक इन्होंने अपने कार्यकाल को पूर्ण किया। एक चीज़ और याद रखना, ये शायद आपको पता नहीं होगी, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भी है जिनका चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं, संविधान सभा द्वारा किया गया। तो भारत के ऐसे प्रधान राष्ट्रपति जिनको संविधान सभा ने चुना वह भी आपके कौन है बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप सभी जानते हो भारत के पहले राष्ट्रपति भी यही हैं। ठीक है, आगे चीज चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो बेटा ये आर्टिकल पूछ लेता है, ये 1 लाइनर है, ये है 1 लाइनर। तो 1 लाइनर चीज़ें हम समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 लाइनर वाली तो है ना बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B56। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है समझाने लायक। ठीक है, ये है हमारे मतलब का क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं डीपली। अपना तो विचार यही है कि हमेशा चीज़ें डीपली पढ़नी चाहिए और समझकर पढ़नी चाहिए, और डीपली भी सारी चीज़ें नहीं, वही चीज़ें जो एग्ज़ाम में मोस्ट हो। जितना बन सकता क्वेश्चन उतना बनाएंगे हम। अब जैसे ही चुनाव होगा तो आप पढ़ोगे सर राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है, सर राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे। तो राष्ट्रपति को चुनने वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो कौन निभाता बेटा, निर्वाचक मंडल। और इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं,
तो बेटा पहली चीज समझिएगा, दो अनुच्छेद संविधान के ऐसे जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं चुनाव से। एक 54 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की जानकारी है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति किसमें है बेटा, अनुच्छेद 55 में। तो दोनों चीज़ें ध्यान रहेगी। अब समझिएगा निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो मैं आपको एक बार समझा दूं, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर दे देना आप, ठीक है। तो इजी फॉर्म में हम समझने का प्रयास करेंगे। लीजिएगा, अब यहां पर समझिएगा बेटा, संविधान में अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो बेटा निर्वाचन की जो जानकारी राष्ट्रपति वो किस में है, अनुच्छेद 54 में। ये बेटा मैं इतना बता रहा हूँ, दो चीज़ें कंप्लीट करवाऊंगा। अनुच्छेद 54 में क्या लिखा गया वो समझिएगा फिलहाल, ठीक है, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालेंगे वो निर्वाचक मंडल के सदस्य डालेंगे। और इस निर्वाचक मंडल में ध्यान रखना है बेटा, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, यहां बेटा मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं निर्वाचित, ना कि नामित, ठीक है। अगला विधानसभा के, ना कि विधान परिषद के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि नामित। अगला दिल्ली, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो चुकी है अब, ठीक है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। केवल ये ही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। कहने का मतलब निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये लिखा गया बेटा 54 में। इतनी बात क्लियर होगी, 100% होनी चाहिए, हार्ड करने वाली कोई चीज़ नहीं है, हार्डिच नहीं है कोई, केवल हमें नामित याद नहीं रखना, बाकी सारी चीज़ें याद रखनी है। अगली चीज़ें इसमें समझो बेटा, राष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित एक और चीज़ है, एक बेटा अधिनियम है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव संविधान से तो होता है, साथ ही साथ इस अधिनियम में भी है। और इसमें क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति, आप सभी को पता है, जिस किसी को भी चुनाव लड़ना होगा सबसे पहले नामांकन भरना होगा, और नामांकन के लिए कुछ प्रस्तावक की ज़रूरत होती है और कुछ अनुमोदक की, और साथ ही साथ एक जमानत राशि भी भरनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति की तीनों चीज़ों की जो जानकारी वो संविधान में नहीं है बेटा, ठीक है, तो वो किस में है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम। प्रस्तावक भी कितने चाहिए, 50, अनुमोदक भी 50, और जमानत राशि बेटा ऐसी कितनी चाहिए, 15,000। ये सारी चीज़ें आपको राष्ट्रपति से के संबंध में याद रखनी होगी। बुक में ये चीज़ें नहीं मिलेगी, ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ये चीज़ बुक में आपको नहीं मिलेगी किस अधिनियम के तहत है। और ये चीज़ें हम आपको अगर समझा रहे हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगली चीज़ समझो बेटा, इसी में क्या है, एक है बेटा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया बेटा, निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, 55। किसमें बेटा, 55। और 55 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो अनुपातिक
प्रतिनिधित्व की प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली एकल संक्रमणीय मतदान से, कि इस आधार पर ही राष्ट्रपति का बेटा क्या होगा, चुनाव होगा। इसी को बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और इसी में जोड़ लो एक चीज और, अप्रत्यक्ष रूप से। बेटा किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होगा। मतदान भी कैसा होगा बेटा, गुप्त होगा। ये जानकारी अनुच्छेद 54 में नहीं है, अलग है, ठीक है, यहीं पर लिखवा दिया मैंने फिलहाल। अब अप्रत्यक्ष रूप से तो आपको समझ में आ गया कि जनता वोट नहीं देगी, लेकिन बेटा कहानी किसकी है, गुप्त मतदान क्या होता है ये सर, PRS विद STV क्या है, इसी को बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PRS विद STV। तो विश्वास कीजिएगा, एक लेक्चर पढ़ा है यूट्यूब पर ही, हमारी प्लेलिस्ट में जाना, उसमें लिखा होगा थंबनेल पर ही राज्यसभा का निर्वाचन, तो वहाँ पर आप समझ लोगे कि PRS विद STV प्रक्रिया है क्या, डिटेल में समझाई गई है, वहाँ पर समझना है। अब गुप्त मतदान क्या होता है इसको समझिएगा। एक होता है गुप्त मतदान, एक होता है खुला मतदान। अगर हम गुप्त मतदान की बात करें तो बेटा जैसे ही चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जा रहे हैं निर्वाचक मंडल के सदस्य। मान लो क्योंकि PRS विद STV में सदस्य खड़ा नहीं होता बल्कि पार्टी खड़ी होगी, और पार्टी में मान लो एक BJP के सदस्य खड़े हो गए, एक NIC के सदस्य हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मान लो एक आपके आ गए, मान लो BSP के, ठीक है। ये गुप्त मतदान की प्रक्रिया समझा रहे हैं कि जैसे ही कोई भी सदस्य वोट देने जाए, कोई सा भी, सबके लिए एक ही रंग का प्रकाश जलेगा। BJP को वोट दिया तो बत्ती कौन सी जली, लाल। कांग्रेस को दिया तो बत्ती लाल, आपको दिया तो बत्ती लाल, BSP को दिया तो बत्ती लाल। पहचान कैसे करें कि किसने किसको दिया, सबके लिए तो लाल बत्ती जल रही है। तो मतदान कैसा हुआ, गुप्त, पता ही नहीं, जानकारी ही नहीं कि विधायक जा तो रहा है सबके सामने, सांसद जा तो रहा है सबके सामने, संसद में तो सब बैठे हैं, वोट दे तो रहा है सबको, लेकिन बत्ती सबके लिए लाल जल रही, तो हम कैसे पता लगाए, तो ये होता है गुप्त। और लेकिन यदि बेटा इसी को मैं खुला कर दूं तो पता चले कि पहला विधायक गया और जब वो वोट देने गया तो उसके संदर्भ में बत्ती कैसी जल गई, येलो। दूसरा विधायक गया, उसके संदर्भ में INC का गया सांसद, तो उसके संदर्भ में बत्ती कैसी जल गई, ग्रीन, येलो, ठीक है। अगला गया, उसके संदर्भ में कौन सी जल गई, पिंक। अगला गया, उसके संदर्भ में कौन सी जल गई, वाइट। अब क्या हुआ, सबके लिए प्रकाश अलग अलग है, और जब सबके लिए प्रकाश अलग है तो पहचान स्पष्ट रूप से हो सकती है। इसी को हम बोलते हैं खुला मतदान। बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बेटा पहली बार तो ये समझ लिए, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिएगा, कहीं बुक में नहीं मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यदि PRS विद STV को समझना है तो निर्वाचन हमारे प्लेलिस्ट में एक लेक्चर पड़ा, उसको जाकर देखिएगा, स्पष्टता समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं संसद के सभी सदस्य, विधानसभाओं तथा विधान परिषद के सदस्य। तो सर आपने ये तो बताया था, सो कहाँ है भाई, कि सर ये बात तो सही है कि संसद के सदस्य भी होते हैं, विधानसभा के भी होते हैं, विधान परिषद के नहीं होते हैं, और सभी सदस्य नहीं, सभी नहीं सर, सर केवल निर्वाचित, तो यानी कि ऑप्शन ए खल्लास। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहीं पर आंसर दिख रहा है, तो यही आंसर हो गया। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के नहीं सर, विधानसभा भी चाहिए। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये दोनों ऑप्शन एक से हो गए। चलो ये तो गलत ही हो गया, बात ठीक है। आंसर क्या हो गया बेटा इसका, बी। लिख लेना इसको। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है
हटाया जा सकता है बेटा, कौन हटा सकता है? इसका आंसर पता ही है आपको, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, CJI द्वारा, संसद द्वारा। और इसकी जानकारी जो है बेटा, संविधान का एक अनुच्छेद है 61, जिसको हम बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग के संदर्भ में कोई सा भी प्रस्ताव, संकल्प संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई भी प्रस्ताव जो चाहे लोकसभा में आ रहा हो या फिर राज्यसभा में, कौन सा बेटा, महाभियोग का, किसी भी सदन में आए, तो सबसे पहले उस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। ये एक शर्त है, ये कंडीशन है, ठीक है, याद रहेगी। और ऐसे प्रस्ताव की या ऐसे संकल्प की जानकारी राष्ट्रपति को कितने दिन के अंदर देनी होगी? 14 दिन के भीतर देनी होगी। और ऐसा प्रस्ताव संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत से बेटा क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। और यदि ये सारी चीज़ें हो जाए तो राष्ट्रपति पर क्या लग जाएगा? महाभियोग। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ तो हम उस राष्ट्रपति का नाम भी नहीं जानते फिर, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, तो बेटा किसकी सलाह पर कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की। अगर बेटा प्रधानमंत्री ना हो, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री ना हो तो फिर क्या होगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। फिलहाल तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद को ऐसी सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या तो मंत्रिपरिषद आएगा कभी, या कभी प्रधानमंत्री आएगा। लेकिन जानकारी किस में होगी? अनुच्छेद 75 में। अगला, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? भाई अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायिक अधिकार है, कार्यकारी अधिकार है, न्यायिक अधिकार है, या व्यक्तिगत अधिकार है? तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अध्यादेश के द्वारा हम क्या बनाते हैं? कानून। और कानून को ही हम क्या बोलते हैं? विधायी। कानून बनाने की प्रक्रिया की विधायिका, कानून कौन बनाए? विधायिका, यानी कि विधायी कार्य होगा। तो ये कार्य कैसा होगा? विधायी कार्य होगा। और इसकी जानकारी बेटा किसकी? अध्यादेश की 123। किसी दिन अध्यादेश पे एक वीडियो लाएंगे डिटेल में, फिलहाल तो समझिएगा, ठीक है। लग रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, और जब वीडियो लेंथी हो जाएगी तो चीज़ें मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा आपको। लेकिन फिर आप कहोगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वीडियो की लेंथ को देखकर वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वीडियो लेंथी है और हम अपना काम 10 से 15 मिनट में निपटा लें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लेंथी वीडियो भले से हो, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन को जो समझाने का तरीका है ना, वो आपके 25 की जगह 50-60 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दे सकता है कभी कभी। तो उस चीज़ को समझकर ध्यान रखना चाहिए। तो लेंथी वीडियो से कभी ना घबराए, अगर MCQ से रिलेटेड अगर वहाँ पर समझाया जा रहा है। लेकिन यदि लेंथी वीडियो भी है और समझा नहीं रहे, केवल बातें ही चल रही है, तब ऐसे जगह पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अध्यादेश को हम बताएंगे क्यों लाया जाता है, क्यों आता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज नहीं, क्योंकि आज की वीडियो मेरे को भी लग रहा है बहुत लेंथी हो चुकी है, ठीक है। अगली चीज, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है बेटा, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला पढ़ो बेटा। 35 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के पात्र हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र है, सही या गलत? भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए निर्वाचन का पात्र है, बिल्कुल सही। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। यहाँ पर आपको इसका जवाब देना है कि कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वे भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है, बिल्कुल सही बात। एक से अधिक अवधि के लिए बन सकता है, बिल्कुल सही बात। तो 2 और 3 ऑप्शन किस में है, केवल और केवल सी में, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी में। लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर। 35 वर्ष की आयु से ऊपर का भारत का कोई नागरिक, ठीक है,
ऊपर का भारतीय नागरिक, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, क्योंकि व्यक्ति तो भारत के बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन नागरिकता सबके पास नहीं है ना। अक्षय कुमार भारत में हैं, भारत के व्यक्ति हैं, नागरिक नहीं है ना, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इस शब्द पर ध्यान रखना। फिलहाल तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 2 3। अगला क्वेश्चन 19, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है किसके पास है बेटा? ये तो अभी पता चल चुका है, संसद के दोनों सदनों पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है बेटा? तो ये भी आपको अभी लिखवाया हमने 123। इसको कंप्लीट करवा देते बेटा यहीं पर। बेटा ये 123 किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। बेटा 213 किसके है? राज्यपाल के लिए। राज्यपाल 213 के अंतर्गत जारी करता है, राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति किसके लिए क्षमादान देगा? राष्ट्रपति क्या देता है बेटा? क्षमा। और 87 में संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता के संबंध में प्रावधान है। ठीक है। राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? लोकसभा के वित्तीय आपातकाल में, लोकसभा के अधिवेशन रहने की स्थिति में, लोकसभा का अधिवेशन ना रहने की स्थिति में, या आपातकाल में? तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में। अध्यादेश केवल और केवल तभी लाया जाता है कि जब संसद का कोई सत्र कार्य ना कर रहा हो, संसद के दोनों सत्र कार्य ना कर रहे हों, लोकसभा का क्या हो गया हो, विघटन हो चुका हो, ऐसी परिस्थिति में ही हम अध्यादेश लाते हैं। अध्यादेश पे वीडियो जब आएगी तब हम समझाएंगे ज़रूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो शक्ति का प्रयोग कब करेगा? मृत्युदंड के संबंध में कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। ऐसे मामले में दिए गए दंडों पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत आते हो, बिल्कुल सही भाई, राष्ट्रपति उसी पर ही क्षमादान दे सकता है जो केंद्र के अंतर्गत आते हो, जो संघ सूची या फिर संवर्ती सूची का विषय उसी के संदर्भ। तो तीनों सही है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार नहीं है? पहले था 330 के अंतर्गत, अब नहीं है, उसको समाप्त कर दिया गया है। वो कौन है बेटा? एंग्लो इंडियन। आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ 104, जिसके द्वारा एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को क्या कर दिया गया बेटा? भारतीय संविधान से समाप्त किया गया। अब एंग्लो इंडियन भारत में, भारतीय लोकसभा में नहीं है, वर्तमान की भी नहीं है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो ये तो भाई आपको अभी पता चल चुका है। ठीक है। एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो में आपको लगता है कुछ कमी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा या भेजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, घर पर स्वस्थ रहे, गर्मी का मौसम है, पक्षियों को पानी दीजिएगा, आपको दुआ मिलेगी। इसके लिए इसी प्रकार आप जो हमारे चैनल से जुड़े रहे, अपने विचार भेजते रहें, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।